नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और हमारा आज का मुद्दा है परिसीमन जरूरी है। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि परिसीमन जरूरी है? क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, उसकी डिलिमिटेशन, उसकी सीमाओं को तय करना बेहद जरूरी है। और जो समय के साथ उनकी सीमाओं का निर्धारण करना जरूरी है वो इसलिए क्योंकि संख्या बढ़ जाने से, आबादी की संख्या बढ़ जाने के साथ साथ सीटों की संख्या का बढ़ना, उनकी सीमाओं का घटना और बढ़ना बेहद जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। लेकिन सवाल आज यहां यह उठता है कि आखिर कोई भी राजनीतिक दल परिसीमन को लेकर अपनी आवाज क्यों नहीं उठाता है? सबसे पहले 1951-52 में हुआ, उसके बाद 62-63 में, फिर 72-73 में, और उसके बाद परिसीमन पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए परिसीमन पर रोक लगना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या परिसीमन पर रोक लगने के बाद हम जनसंख्या पर रोक लगा पाए? यह एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ फिर यह रोक जो थी वो 2001-2 तक थी। लेकिन उसी समय पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको बढ़ाकर साल 2026 तक कर दिया, यानी कि जिस साल में अब हम प्रवेश करेंगे। लेकिन 26 में भी क्योंकि रोक की जो सीमा है वो मार्च अप्रैल 2026 है, तो क्या मार्च अप्रैल के बाद परिसीमन होगा? और होगा तो जब अब केवल 4 से 5 महीने बचे हैं, तो ऐसे में क्या सुगबुगाहट है? क्या कहीं चर्चा है? क्या राजनीतिक दल उसकी तैयारियां कर रहे हैं? क्या सरकार तैयारी कर रही है? ये तमाम सवाल हैं। आखिर परिसीमन पर इस चुप्पी के पीछे का कारण क्या है? और आज इसीलिए यह मुद्दा हमने उठाया है और इस पर आज महुआ खबर चर्चा करेगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर परिसीमन की जरूरत क्यों है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किस साल में किस तरह से परिसीमन किया गया और फिर उस पर रोक लगने के पीछे के कारण क्या कुछ है। वो पूरी कहानी आपको ग्राफिक्स के जरिए से हम समझाएंगे। ग्राफिक्स लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। पूरी प्रक्रिया के 3 मुख्य उद्देश्य। चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिसीमन जरूरी होता है। हर राज्य में समय के साथ परिसीमन करना जरूरी है। जनसंख्या में बदलाव होते हैं, इसलिए ऐसे में बढ़ती जनसंख्या के बाद भी सभी का समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण बेहद जरूरी है, आवश्यक है, ताकि हर क्षेत्र में हर संख्या पर एक प्रतिनिधि तैयार हो सके। चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिसीमन जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्र का सही तरीके से विभाजन हो सके, यह भी परिसीमन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। यानी कि अगर एक क्षेत्र में 20 लाख पर एक सांसद बनता है तो दूसरे में भी 20 लाख पर ही एक सांसद बने। ऐसा ना हो कि एक में 20 लाख पर बन रहा हो और दूसरे में 5 लाख पर बन रहा हो। तो यह जो डिफरेंस है इसको खत्म करने के लिए परिसीमन जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य आप समझिए, इसका उद्देश्य यह भी है कि हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिलना चाहिए। परिसीमन इसलिए भी जरूरी है। एससी एसटी की जो फिक्स सीटें कर दी गई हैं, अगर परिसीमन होगा तो वो भी बढ़ेंगी। बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्र का सही तरीके से विभाजन हो सके, यह परिसीमन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अब जरा नेक्स्ट ग्राफिक्स लेकर आइए कि परिसीमन को लेकर क्या कुछ कहा गया। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, बहुत ज्यादा बयान नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहा। परिसीमन पर बोले दिग्गज मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि परिसीमन के बाद प्रो-रेटा यानी कि अनुपात के हिसाब से दक्षिण के भी एक भी राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी। यह अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा के भीतर कही थी, क्योंकि दक्षिण की तरफ से लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि अगर परिसीमन होगा तो दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा।
किस बयान पर यह कहा था, जरा वो बयान लेकर आइए कि किस बयान पर यह कुछ कहा गया था। एम.के. स्टालिन ने यह बयान दिया था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अगर देश भर में मौजूदा आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा होता है तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु को 8 लोकसभा सीटें गंवानी पड़ेंगी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण साउथ के राज्यों ने बेहतर तरीके से किया। उनकी जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से नॉर्थ के राज्यों की बढ़ी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जितनी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ी, साउथ के राज्यों में यानी कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। इसीलिए नुकसान साउथ को होता हुआ नजर आता है। इसी बात को लेकर साउथ के नेता लगातार इस पर सवाल करते हैं, इसको लेकर आवाज उठाते हैं कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। लेकिन कब तक नहीं होना चाहिए? क्या इससे देश का नुकसान है क्या? और क्या सच में साउथ का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? यह चर्चा भी बड़ी अहम है। नेक्स्ट ग्राफिक्स लेकर आइए जरा, नेक्स्ट ग्राफिक्स। अब जरा जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं? हमारे साथ सुधीर ओझा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है सुधीर जी आपका महुआ खबर पर। सुधीर जी, सबसे पहला सवाल यह कि आखिर परिसीमन जरूरी है, ये सब जानते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है ये तो अलग है कि इस पर कोई बात भी नहीं करने के लिए तैयार। सुधीर, यह एक बहुत आश्चर्यजनित बात है कि कोई पार्टी के नेता इस विषय पर अभी तक ले अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, जबकि 72-73 के बाद से परिसीमन नहीं हुआ और मार्च में यह तय सीमा समाप्त हो रहा है। और सबसे नुकसान बिहार को इसका हो रहा है। बिहार में जो सीटें बढ़ती वह सीटें नहीं बढ़ पा रही है। जो SC/ST की आपने बात किया उसको जो लाभ मिलता वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। अन्य वर्गों को भी, चूंकि आपने ठीक कहा कि जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन का करना निश्चित हुआ था, और जिस तरह से बिहार में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ का जो सीट है वह नहीं बढ़ी है, वह परिसीमन से ही बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन क्यों आखिर कोई नेता इस पर बोल नहीं रहे हैं? मुझे याद है कि एक बार उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जो आरएलएम के अध्यक्ष, उन्होंने आवाज उठाई थी और वह बहुत स्वागत जोग आवाज था। लेकिन उसके अलावा किसी ने भी इस मुद्दा को लेकर के अभी तक, चाहे वह जो सत्ताधार दल के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, किसी ने भी इस मुद्दा को अभी तक नहीं उठाया कि आखिर चुप्पियां क्यों हैं? राजनीतिक दल इस पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? वह आपने बताया ना, उसका मुख्य कारण है तमिलनाडु। ऐसे जो दक्षिण के जो जिला राज्य हैं उनको लगता है कि मुझे नुकसान होगा इसके होने से, और इस प्रेशर में क्यों सरकार आ रही है, जो सत्तारूढ़ सरकार है एनडीए। सवाल यही है कि अगर साउथ को नुकसान हो रहा है, नॉर्थ को तो फायदा है, तो नॉर्थ के नेता क्यों नहीं आवाज उठा रहे? यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नुकसान साउथ को हो रहा है, तो नॉर्थ के नेता को उठाने के लिए देखिए, चूंकि साउथ में जो अब विपक्ष के जो लोग हैं, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी सब लोग हैं या अन्य विपक्ष के हैं लोग, उनको लगता है कि उनका तालमेल उस उधर के साउथ के लोगों से है, तो अगर इस मुद्दा को उठाएंगे तो वहां हमको नुकसान होगा। अरे लेकिन यहां तो फायदा होगा। अगर यह नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम एनडीए के जो भाजपा के हैं, जदयू के हैं और जो सारे एनडीए के में घटक दल हैं, जो साउथ के नहीं है, ज्यादा नॉर्थ के हैं, जो यहाँ लाभ हो सकता है, उनको उठाने में क्या दिक्कत? वो लोग क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भाई बिहार में, यूपी में, इस सब में संख्या बढ़ जाती, इसका लाभ मिलता, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। बहुत बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि आखिर भाई इस मुद्दा को किसी ने उठाने का कार्य क्यों नहीं। समझ में आ रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल, सुधीर जी मैं आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि एक बार जरा सभी मेहमानों का परिचय हम अपने दर्शकों से करा दें। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आलोक रंजन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, संस्थापक हैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के। और साथ ही हमारे साथ अरुण कुशवाहा साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। सबसे पहले भूपेंद्र जी आप ही के पास आता हूं मैं कि परिसीमन अगर जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, तो इस पर चुप्पी क्यों है?
ऐसा है राणा जी, चुप्पी तो नहीं है। हमारी सरकार, एनडीए की गवर्नमेंट ने इस बात की चर्चा की है, लेकिन अब समय निर्धारित हो गया है 2026 तक का। ये 2008 में जो है ना, इसका जो है गठन 2002 में हुआ था, लेकिन कुछ परिसीमन हुए थे, लेकिन वो कारगर नहीं रहे। लेकिन अब जो है ना, यह देश का मांग है कि अब जनसंख्या के आधार पर परिसीमन, भूपेंद्र जी, जनसंख्या को सवाल तो संतुलन यही है करने के ना लिए। कि अब मार्च जी, अप्रैल में जाकर जो रोक लगाई गई थी उसकी सीमा खत्म हो रही है, यानी कि अप्रैल खत्म मई हो में रही। परिसीमन शुरू हो जाना चाहिए या उसके आयोग का गठन हो जाना चाहिए। और अब हम जी नवंबर के जी। लास्ट में हैं, महज 2 से 3 महीने हैं और कोई चर्चा नहीं, कोई तैयारी नहीं उसकी। नहीं तो राणा जी, ऐसी ऐसी बात है कि आप जो है ना, सदन को देख रहे होंगे। देश का जो सदन बना है वो कितना बड़ा बना है। कहीं कितना ना बड़ा कहीं बना है? प्लानिंग है। अरे भाई, वहां 700 सीटों का बना है। परिसीमन तो तय है 2026 में। ठीक है। ये मैं आपको टीवी चैनल से मैं बता रहा हूं कि परिसीमन तय है। परिसीमन होना अति मैं आपसे ना आवश्यक है, इसी क्योंकि सवाल पर हमारे लौटूंगा हिंदी कि भाषी क्षेत्र। संसद में जो आपने जी सीटों की संख्या बढ़ाकर रखी है नए वाले में, उसी पर लौटूंगा। भूपेंद्र जी, आलोक रंजन साहब, जी। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों परिसीमन पर चर्चा करने से सभी राजनीतिक दल बच रहे हैं, अगर ये इतना जरूरी है तो? देखिए, ये मुद्दा बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। इस मुद्दे में, क्योंकि अभी आपने भी बताया कि दक्षिण के राज्यों को हानि होती है, और दक्षिण में आपको जो है ऑलरेडी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं दक्षिण के राज्यों के, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनके मन में एक आशंका है, एक भय है कि उनकी सीटें कम हो जाएगी और डिसप्रोपोर्शनेटली जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स का वो बढ़ जाएगा सीट। तो ये एक बहुत पेचीदा मसला है। और फिर क्या मसला है इसमें कि देखिए, एक तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ को आप कहीं ना कहीं आप रिवॉर्ड देने की बजाय, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका गया है, आप उसके खिलाफ काम करेंगे, ऐसा उनके मन में एक भाव आ रहा है, एक भावना आ रही है। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है कि एक संवैधानिक आवश्यकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आपने देखा होगा हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 में आज संविधान दिवस भी है, और संविधान के अनुच्छेद 170 में स्पष्ट व्यवस्था है कि आपको समय समय पर डिलिमिटेशन करना होगा आफ्टर एवरी सेंसस। अब बिल्कुल। देख लीजिए कि 1971 के सेंसस के बाद ये नहीं हुआ, तो ये लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो गया है। तो 50 वर्ष से जब ऊपर हो गया है, तो अब आप कितने दिन तक इसको रोकेंगे? 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, जब इसको रोक दिया गया, लेकिन जी। अब आप कितने दिन तक रोक पाएंगे इसको? इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब ये रुक पाएगा। ये एक संवैधानिक आवश्यकता है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी न चाहे चाहे ये करना पड़ेगा। और मुझे लगता है देश की जो सरकार है अभी, वो तो जरूर चाहती होगी कि वो हो, क्योंकि उसका नॉर्थ ठीक में है। ही वर्चस्व है, साउथ में उनका वर्चस्व नहीं है। ठीक। ठीक है, मैं जी। लौटूंगा आलोक जी आपके पास। अ, सवाल मेरा अब ये है अरुण कुशवाहा जी आपसे कि क्या ये एक डर है कि साउथ नाराज ना हो जाए, इसलिए राजनीतिक दल चुप्पी साध कर बैठ गए हैं? देखिए, किसी के डर से कोई भी कानूनी काम बंद नहीं होना चाहिए। ये कानून का प्रक्रिया है। जनसंख्या के आधार पर एमपी एमएलए का निर्धारण होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संविधान का जो अंतिम गोल है, जो प्रियम्बुल में, जो भारत के संविधान का जो पहला पन्ना उलटते हैं, तो उसके प्रियम्बुल में जो बात कही गई है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र रखना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्षता रखना चाहते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेसी में किसी को लाभ होने से या फायदा होने से कोई भी कानूनी प्रक्रिया को बंद नहीं किया जा सकता है। नहीं, लेकिन इसलिए अरुण जी, हमारा इसमें ये एक मानना सवाल ये है भी उठता है कि जब परिसीमन पर रोक लगाई गई थी तो यह कहा गया था कि इससे जनसंख्या नियंत्रण होगी और वो और ज्यादा प्रभावी ढंग से हम कर पाएंगे। तो साउथ ने उस पर काम किया, उसने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल किया। अब परिसीमन होगा तो वो यही कह रहे हैं कि हमें तो बेहतर करने की सजा मिल रही है, हमने अच्छा काम किया फिर भी हमें सजा मिल रही है। नहीं, ये तो सरकार को अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जाना या नहीं चलाया जाना, ये सरकार का काम था। अगर सरकार ने गलती, जो भी सरकारें रही हैं उत्तर में, अगर उन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई अभियान नहीं चलाया है, तो ये
केंद्र सरकार को कंट्रोल करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि किस राज्य में अभियान चल रहा है, किस राज्य में नहीं चल रहा है। तो ये फॉल्ट जो है, ये कानून का फॉल्ट नहीं है, ये जो सरकारें रही हैं उनका फॉल्ट है। उनको देखना चाहिए था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर के राज्य कार्यरत हैं या नहीं हैं। तो अब जो है उसके आधार पर कि जनसंख्या नियंत्रण उन लोगों ने कर लिया और उत्तर के भारत के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया है, उसके आधार पर परिसीमन को ही बंद रखा जाए, ये सही उचित नहीं है। जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से न उनके लिए बजट बनेगा। अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कम संख्या है। कि हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे, जो इस परिसीमन की चर्चा परिचर्चा को मिशन के तौर पर आगे लेकर चल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, परिसीमन होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आई युवा के फाउंडर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं अपनी पीसीआर टीम को भी कहूंगा कि कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द रुद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े। सुधीर जी, अगर परिसीमन होता है तो क्या ये साउथ के साथ अन्याय होगा? जी नहीं, क्या अन्याय नहीं होगा? पहले तो हम जवाब दे दें, जो हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जी भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, जो कहे कि 700 का जो बना है वह महिला आरक्षण जो पास किया गया है और उसका 33% सीटें बढ़नी है, उसके हिसाब से भी उसको बढ़ाया गया है, जो तय है बढ़ना, चूंकि पास हो चुका है आरक्षण। लेकिन परिसीमन के मामले में कहीं किसी भी पार्टी का, इधर खास करके उत्तर जहां लाभ होना है, कोई बयान आज तक नहीं आया है, किसी ने प्रयास तक नहीं किया है। खुद सत्ताधारी दल जो भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं, उनका किसी भी नेता का कोई बयान बता दें कि परिसीमन, क्योंकि नवंबर, ठीक आप कह रहे हैं कि नवंबर अब बीतने वाला है और मार्च इसका लास्ट समय है, तो प्रक्रिया शुरू करने में समय लगता है। आखिर चुप्पी किस बात का है? क्या चाहते हैं भाजपा के लोग कि हम दक्षिण में भी सत्ता में आ जाए, धीरे धीरे करके वहां भी पैर पसारे? उसका डर बना हुआ है उनको। यह इसलिए कहीं से नुकसान किसी को नहीं, लेकिन नुकसान अगर थोड़ा बहुत किसी को है तो जहां जो वंचित हो रहा है लाभ से, राजनीतिक नुकसान का डर सताता है क्या? भूपेंद्र जी से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आलोक जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि राजनीतिक दलों की चुप्पी सिर्फ इसलिए है कि उन्हें राजनीतिक संकट अपने ऊपर नजर आने लगता है कि साउथ उनसे ना छिन जाए? नहीं, ऐसा तो होगा ही, उनकी ये सोच होगी। लेकिन मुझे लगता है जो अभी सत्ताधारी पावर में है, जो पार्टी है, वो तो चाहती होगी, क्योंकि उनका वर्चस्व तो नॉर्थ में है। लेकिन देखिए, वास्तविकता है, जैसा कि आपने अभी अभी सुना, कहा, आपके पैनल में लोग कह रहे हैं कि एक संवैधानिक आवश्यकता है, इसको होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। देखिए, यहाँ दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो परिसंघवाद आता है या फेडरलिज्म, कि राज्यों का केंद्र से कैसा संबंध है और जो रीजनल पार्टीज हैं उसका केंद्र से क्या संबंध है। तो यदि आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये डर सताता है कि ये जो है हमारे खिलाफ जाएगा। इसीलिए हमारे जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या अन्य साउथ राज्यों के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हैं। और दूसरी ओर आप देखें, नॉर्थ के स्टेट, उनको इससे लाभ मिलता है, उनकी सीटें बढ़ती है। यदि आप देखें आंकड़े इसके सही ढंग से, तो यूपी एमपी के का केस में ये लगभग 70 से 80% सीटों का बढ़ना हो जाता है, बिहार में लगभग दुगुना हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो एक तरह से ना कहीं पॉलिटिकल स्क्यूडनेस हो जाएगा। एक प्रकार से आप कह लें, उनको ये लग रहा है साउथ के स्टेट को कि ये तो इनको बहुत वर्चस्व मिल जाएगा संघ में और हमारी आवाज कहीं ना कहीं दब जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये केंद्र की ये कोई इस तरह की होगी, उनको कोई भय होगा। ये तो बेसिकली राज्यों का भय है। इसलिए मैं नहीं समझ पाता। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, अमित शाह जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि साउथ के राज्यों का एक सीट घटेगा नहीं। वो तो बाकी बात सही है, लेकिन नॉर्थ के राज्यों की बहुत सीटें बढ़ जाएगी। तो घटने से कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएगी तो उनके लिए तो लाभ है, उनको तो करना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है। कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज या अन्य पार्टी जो है उनको कहीं ना कहीं वो खींचातान चल रहा होगा, जिसके कारण इस तरह की समस्या आ रही है। बिल्कुल। भूपेंद्र जी जरा जवाब दीजिएगा। सुधीर जी ने भी वही सवाल उठाया कि डर लगता है राजनीतिक पार्टियों को कि साउथ उनसे छिन ना जाए, क्योंकि वहां भी वो सत्ता चाहते हैं और इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे। राणा जी, एनडीए ही एक ऐसा, भाजपा हमारी खास करके जब से 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस देश में 140 करोड़ जनता द्वारा चुन करके जब से हुआ है, तो जानते हैं
जितने भी कांग्रेस जो नहीं किया वह काम जो है ना हमारी सरकार कर रही है देश की जनहित के लिए परिसीमन पर और बात कीजिए ना, पब्लिक के बाकी जनहित मुद्दों के पे हम लिए। नहीं उलझना अब चाहते। मैं आपको बता दूं, बदलना एकदम होगा। अब देख लीजिएगा, एकदम SIR खत्म होते ही अब भूपेंद्र देखिएगा, जी, इस पर आपने भी कहा, हमारी चर्चा भूपेंद्र जी, होगी। आपने कहा कि नया संसद बना तो हमने 700 750 सीटें रखी उसमें, जबकि जी 543 जी ही जी जी। सांसद हैं, यानी कि बढ़ाई, यानी हाँ कि हाँ, परिसीमन होगा। लेकिन 72-73 एकदम। में जो परिसीमन हुआ था, पूरी बात सुन लीजिए ना, 72-73 में जो परिसीमन हुआ था उसमें 10 लाख लोगों पर एक सांसद था, यानी कि आज की जी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 1300-1400 से ज्यादा होने चाहिए सांसद। उतनी संख्या कहां रखी आपने? अभी भी तो आप नहीं बहुत नहीं, ज्यादा ऐसा घुटा है। रहे हैं, यानी कि आधा। नहीं तो देखिए, ऐसा है कि उसका भी उपाय है, समय समय से बदलाव जब परिसीमन होगा, संतुलित रखना है ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो हमारी सरकार एकदम देखिएगा, आने दीजिए समय, बहुत जल्द मैं वही इसका तो जो कह है रहा हूं, ना अगर इस पर परिसीमन विचार हो गया, करके मान लीजिए अगर एकदम। परिसीमन हो गया, भूपेंद्र जी जी मान लीजिए कि परिसीमन हो गया, 10 लाख, क्योंकि आधार आप 71-72 से ही उठाएंगे, और अगर उसके आधार पर 10 लाख लोगों पर एक सांसद रखा गया तो 1400 से ज्यादा सांसद होंगे, कहां बैठाएंगे आप? नहीं, 1400 से तो अधिक नहीं होना होगा, तो उतना नहीं होना है। कैसे नहीं होगा? 145 करोड़ जनता पॉपुलेशन है, के मुताबिक 145 करोड़ 100, आबादी है हाँ हिंदुस्तान की। 140 करोड़। जी 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 जी। चलिए 140 मान लीजिए, 140 करोड़ आबादी है। देखिए, परिवार बढ़ता है तो घर भी बढ़ जाता है, आपको मालूम होना मैं चाहिए, उसकी हर बात चीज ही का नहीं कर व्यवस्था रहा। है मेरे भाई। हाँ वही तो मैं वो कह तो रहा, क्या व्यवस्था है सदन ऐसी बनेगा। संसद में? देखिए मैंने अंदर से भूपेंद्र जी, मैंने अंदर से संसद नहीं जी देखा है, तो मैं आपसे समझना जी चाह जी रहा हूं, जी। क्या कोई ऐसी व्यवस्था संसद के भीतर है कि जहां आप 700 750 सीट की बात कर रहे हैं, और अगर 10 लाख पर एक सांसद बने, 1400 सांसद अगर हुए, तो 1400 सांसदों को बैठाने की व्यवस्था क्या नहीं, संसद के भीतर है? देखिए 10 लाख पर मान लिया कि नहीं बनेगा, उसकी बढ़ा दी जाएगी, कुछ कम कर दिया जाएगा, उनका अकाउंट मान लिया कि 14 लाख पर बनेगा। इस टाइप का जो है ना होकर के किसी तरह से कानून में संशोधन होना है मेरे भाई, करके जो है ना वो एकदम तो फिर होगा। भी तो हम लोग परिसीमन का पूरे अधूरा ही रहा। प्लानिंग है। फिर भी तो नहीं नहीं, परिसीमन अधूरा परिसीमन रहा। अधूरे कैसे रहेगा? परिसीमन का मतलब यही है ना कि कम से कम संख्या पर, या एक हाँ आदर्श संख्या पर एक सांसद को रखा जाए। जी लेकिन अगर जी आप जी जी 10 लाख की बजाय अब 14 लाख पर रखते हैं तो आप तो और खिसक जी। गए हैं। जहां आपको जनसंख्या नहीं नहीं घटानी थी वहां आप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो नुकसान देगा। नहीं, ऐसा है, हम तो मान लिया कि अब सपोज करिए, अभी व्यवस्थित तो करना है देश को संतुलित करने के लिए। ये कैसे हमारा जो है ना परिसीमन करके जो है ना मतलब डिमार्केशन को एकदम करके सटीक संतुलन वो की बजाय है कि संतुलित किया थोड़ा सा जाए। संतुलन कर दिया जाए। नहीं नहीं, एकदम सटीक तो होगा ही। आप इसमें जो है ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, हमारे जितने आला कमान है इस पर बैठ करके चर्चा चल रही है कि किसी तरह परिसीमन तो हमको करना ही करना है, एनी हाउ। कैसे क्योंकि होगा, मैं नॉर्थ वही तो बिहार पूछ से रहा हूं भूपेंद्र जी, कैसे नॉर्थ, होगा? कैसे ये तो होगा? जैसे कैसे देखिए, बैठाएंगे 1000 सांसदों को उसी संसद भवन के भीतर? ऐसा है, हम उसका व्यवस्था होगा, समय आने दीजिए ना, जैसे परिसीमन होगा उसका व्यवस्था हो जाएगा। 2029 है ना, अभी तो घर बढ़ाने की जरूरत है नहीं। 2029 में इलेक्शन होना है, तो अभी परिसीमन करके 2029 2029 तक में बहुत कौन बड़ा, सा समय ज्यादा है? बहुत 2029 में बहुत ज्यादा है। समय है क्या? 26 से देखिए शुरू हो सब जाएगा, एक एक साथ महीने बाद। सुनिए, सीट बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था हो जाएगी, इसकी चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले मेरा परिसीमन करके नॉर्थ जो हमारा प्रदेश है, जितना भी इस देश का, वो सारे में पॉपुलेशन अधिक हो गए हैं, उसको संतुलित करके एकदम डिमार्केशन हो जाएगी मेरे भाई, और हम लोग एकदम परिसीमन करेंगे। ये साउथ की चिंता हमें नहीं है, ठीक हम है, लोग कभी मैं इसका उसी सवाल परवाह पर नहीं आऊंगा, किए साउथ हैं। की चिंता है नहीं, उसी सवाल पर आऊंगा। लेकिन एक बार पीसीआर टीम जी जरा एक बार ये चेक कीजिएगा, रुद्र प्रताप सिंह कितनी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि समय होता जा रहा है। बिल्कुल सुधीर जी, जी वो कह रहे हैं कि हमें साउथ की चिंता नहीं है, ये तो कंफर्म है कि परिसीमन होगा, और अगर सांसदों की संख्या बढ़ गई तो उसकी भी व्यवस्था है हमारे पास, और वैसे भी 29 तक का समय है, तो अभी से चिंता क्यों करनी? चिंता इनको साउथ की है, और इसके साथ साथ चिंता एक और बड़ी बात है कि क्षेत्रीय पार्टी को बढ़ावा न मिल जाए, एक यह बड़ी चिंता है। जी परिसीमन नहीं कराने की बात जो है, चूंकि अब 33% महिलाओं की संख्या बढ़ रहा है, वह संख्या बढ़ेगा। उसके बाद इधर उत्तर के तरफ जो संख्या बढ़ेगी, तो उत्तर में क्षेत्रीय पार्टी बहुत हावी है, और क्षेत्रीय पार्टी हावी है तो जितने नेशनल पार्टी है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो,
उनको क्षेत्रीय कांग्रेस तो साफे हो गया क्षेत्रीय पार्टी के कारण, अब बचे हैं भाजपा, तो इनको भी डर लगता है कि अगर उत्तर में ज्यादा संख्या इन्हीं का है और एनडीए उसी से सरकार में है, तो संख्या परिसीमन के माध्यम से अगर बढ़ती है तो सबसे नुकसान नेशनल पार्टी को होगी, जिसमें भाजपा को होगी, क्षेत्रीय पार्टी को बढ़ावा मिलेगा। नहीं तो आज तक एक भी बयान क्यों नहीं आया, सरकार इस पर पहल अब तक क्यों नहीं की है? सरकार एनडीए में बहुमत की सरकार है, बहुत सारे उसमें उत्तर के भी जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ हैं, उसके बावजूद भी किसी नेता के द्वारा क्या एक भी शब्द इस परिसीमन पर उठाया गया है क्या? आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, बहुत चैनलों को इस पर नहीं उठा पा रहे हैं कि परिसीमन का, और जनता को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि परिसीमन से उनको क्या लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो जनता की कहीं इसमें लाभ क्या मिलेगा तो और परिसीमन होता क्या है, होता क्या है किसी को पता नहीं है। जनता को बहुत इससे मतलब नहीं है, जनता को मतलब है महंगाई से, रोजगारी से, चावल मुफ्त में मिल जाए, गैस सिलेंडर सस्ता मिल जाए, इसी पर उलझा हुआ है। तो जनता को जागरूक करना यह पार्टियों के नेताओं का जरूरी है, लेकिन कोई आवाज उठा नहीं पा रहे हैं, और यह सबसे बड़ी जरूरी चीज है। कहां से बता रहे हैं 700 सीट, तो 33% जो पास हो गया वो होना तय है, उसमें तो किसी के रुकने से रुकेगा नहीं, वो तो अब होना है। तो उसके बाद वो तो महिला आरक्षण वो तो लागू तो तय है, उसको कैसे रोक सकते हैं हम? वो तय है, तो 33% सीट आप जोड़ लीजिए, 543 के बाद बढ़ जाएगा। और परिसीमन होगी तो ठीक कहा गया है, हमारे पैनल के एक बड़े आदरणीय मित्र ने कहा है कि यूपी में सीट काफी बढ़ेगा, बिहार में दुगुना हो जाएगा। अब ये सब सीट जोड़ेंगे आप, उतना जो नया भी संसद भवन बना है वो जगह नहीं है, तो आवाज नहीं उठाने का एकदम महत्वपूर्ण कारण है, माने या नहीं माने, क्षेत्रीय दल का बढ़ना, और जो साउथ में है वहां इनका पैर पसारने की जो अभी पहल चल रही है उसका डर सताना, ये सता रहा है। नहीं कोई डर नहीं है मेरे भाई, छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुकेंगे, आप सब हमारे साथ सारे मेहमान भी बने हुए होंगे और इसी देश के लोग देंगे, ऐसा नहीं है। अभी चर्चा और भी बाकी, और हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं। नहीं बैठा है कैसे भारत के हर राज्य की खबर से आपको कराएंगे बाखबर। देखिए हर राज्य की विशेष खबर राज्य विशेष में सिर्फ महुआ खबर पर। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। पहाड़ों से लेकर मैदान तक, राजनीति से खेत खलियान तक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर महुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सिर्फ महुआ खबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परिसीमन जरूरी क्यों है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब हमारे साथ स्टूडियो में रुद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं और बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पर जरा सभी पैनलिस्ट को भी लेकर आइएगा। और रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर पर। परिसीमन जरूरी क्यों है, इस मिशन को बड़ी तेजी के साथ चर्चा का विषय बनाने के लिए रुद्र प्रताप जी एक मिशन के तौर पर लगे हुए हैं। और रुद्र प्रताप जी, अभी हम जो चर्चा कर भी रहे थे, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि परिसीमन तो होकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको लगता है कि मार्च में लिमिट खत्म हो रही है, जो रोक लगी थी, तो ये लग रहा है आपको कि कंडीशंस नजर आ रही हैं, उस तरह की चीजें नजर आ रही हैं कि परिसीमन होगा?
देखिए राणा जी, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो परिसीमन लागू नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि अगर कोई चीज 50 साल से नहीं हुई है, आप उसको 5 महीने में कैसे कर लेंगे? जो समस्या 1976 में थी वो 2026 में खत्म कैसे हो गई? वो तो और बढ़ गई। अगर परिसीमन पर रोक लगाने का आधार जो भी रहा होगा 76 में, पहले तो मैं उसके आधार को खारिज करता हूं कि जिस आधार पर लगाया गया वो आधार ही गलत था। तो अगर वो आधार उस समय था तो 2026 में वो खत्म कैसे हो गया? और अगर नहीं खत्म हुआ तो अगर हम 50 साल में जिस चीज को नहीं कर पा रहे हैं उसको हम 5 महीने में कैसे करने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं होने वाला है। कारण क्या है, देखिए इसके तथ्य को आप समझिए कि इसमें साउथ नॉर्थ इसका कोई नहीं है। अभी मैं उसको भी आपको बताऊंगा कि जो साउथ नॉर्थ की बातें करके बच्चों को जैसे लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, ये सब चीजें एक भ्रामक प्रचार है। ये एक केवल राजनीतिक साजिश है, आम जनता को राजनीति से दूर रखने के लिए, राजनीति पे कुछ लोगों का कब्जा बनाने के लिए। आपने अभी दिखाया, मैंने देखा उस आपके उसी में कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी 8 सीटें घट रही है। बिल्कुल। उत्तर का कोई मुख्यमंत्री ये बता दे कि उनकी सीट बढ़ कितनी रही है। आप एक बात बताइए कि साउथ अभी भी हम लोगों से आगे क्यों है? क्योंकि उनके राजनीतिक नेता जो भी हैं वो अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। उत्तर के लोगों के कोई भी, मैं बात कहता रहा हूं कि अगर जैसे अभी क्षेत्रीय पार्टियों की यहां पर बात चली है तो क्षेत्रीय पार्टियों को तो फायदा होने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ती हैं तो यहाँ का क्षेत्रीय दल जो है वो थोड़ी तमिलनाडु और कर्नाटक में चुनाव लड़ने जा रहा है, वो तो उत्तर प्रदेश में ही लड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी नेता से बुलवा दीजिए जो विपक्ष की राजनीति करता है। भाई बीजेपी कांग्रेस की मैं बात मान सकता हूं कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं कि वो साउथ में भी लड़ना चाहती, नॉर्थ में भी लड़ना चाहती, उसके बैलेंस को बना करके चल रही हैं। लेकिन जिनकी राजनीति अपने क्षेत्र में है वो राजनीतिक दल क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई उनके भी तो होना चाहिए ना कि सीटें बढ़ेंगी, उनको फायदा होगा। क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत परिसीमन पर रोक लगाई ही गई थी। आप एक बार बताइए कि देश का भी हमने बहुत जल्दी ही काला दिवस मनाया कि जो इमरजेंसी लगने के दौरान, इमरजेंसी में ही तो परिसीमन पर रोक लगाई गई थी। इस पर कोई एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा है कि इमरजेंसी के बाद सारे चीजें सामान्य हो गई देश में, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके। और वो चीज क्या है? परिसीमन पर रोक है। मैं कह रहा हूं कि आप 50 सालों से, और ये बात कहते हुए कितना अगर इस देश को ये बताया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिसीमन पर रोक लगाई गई थी, तो रोक लगाने की क्या जरूरत है? भाई आप आर्टिकल 82 और 170 को खत्म कर दीजिए। जब आप परिसीमन इस देश में लागू ही नहीं करने वाले हैं तो आपको इस दोनों चीजों को रखने की क्या जरूरत है? उसको आप खत्म करिए और अपने हिसाब से देश चलाइए। या देश में लोकतंत्र की क्या जरूरत है? राष्ट्रपति अगर देश को चलाते हैं तो क्या दिक्कत है? भाई चुनाव का खर्चा बचता है। भाई जो अभी बहुत सारी बातें होती हैं ना कि चुनाव में इतने खर्चे होते हैं, इतनी धांधली होती है, ये होती है, तो इस देश में लोकतंत्र में राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति का भी तो है, तो राष्ट्रपति देश चला सकते। तो सीधा और सिंपल सी बात है कि एक राजनीतिक फायदे के लिए सोची समझी साजिश के तहत इसको लागू किया गया था और उसी क्रम में इसको बढ़ाया जा रहा है। और आम जनता को जैसे अब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें बहुत सफाई से कह दिया जाता है कि नॉर्थ और साउथ की लड़ाई है। मैं कह रहा हूं कि 170 में विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं। तो विधानसभा पे डिलिमिटेशन क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है? भाई अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, बिहार विधानसभा चुनाव में डिलिमिटेशन अगर लागू हो जाता तो तमिलनाडु कैसे उसका विरोध करता? उसको क्या फर्क पड़ने वाला था? बिल्कुल। कोई भी राज्य की विधानसभा में डिलिमिटेशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तो ये जो, और दूसरे अभी भूपेंद्र जी एक बात बता रहे थे कि इतनी सीटें बढ़ाई गई। भाई डिलिमिटेशन आयोग की सिफारिश अपनी होती है, सरकार में तो उसका कोई रोल नहीं होता है। तो आप ऐसे कैसे घोषित कर रहे हैं कि 700 सीटें होंगी, 600 सीटें होंगी, 800 सीटें होंगी? ये तो भाई किसी को पता नहीं होता है। जब डिलिमिटेशन आयोग बनेगा वो अपनी सिफारिश देगा, वो सीटें 800 करे या 2800 करे या 2400 करे, वो उसकी एक प्रक्रिया है। तो आप कैसे पुनः पहले से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई इतनी चीजें, क्योंकि उस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात हम बात कर रहे हैं कि कितनी सफाई से इस देश की राजनीति होती है कि अभी 2023 में बिल पास हुआ, हम जब धारा 370 हटाते हैं तो यही अमित शाह जी कहते हैं कि अभी से धारा 370 खत्म हो जाती है। लेकिन जब 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू किया जाता है तो उसमें ये चीज कह दिया जाता है कि नहीं, जब तक परिसीमन नहीं लागू होगा तब तक महिला आरक्षण बिल नहीं लागू होगा। और अगर परिसीमन लागू नहीं हुआ तो महिला आरक्षण बिल का क्या महत्व है?
तो सवाल यह है ना कि सारा चीज जो ये है ना, जो जनता को प्रतिनिधित्व देने वाली बात है, इस पे सारे राजनीतिक दलों की जो मौन चुप्पी है ना, ये ऐसा नहीं है चुप्पी है, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अब मैं कहता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति से आप इस बात को बुलवा लीजिए जिसको साउथ में चुनाव भी नहीं लड़ना है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं ना, यही कुतर्क है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है उन लोगों के साथ है जो देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। भाई सीटें बढ़ेंगी तो फायदा आपको होगा। हाँ बिल्कुल। भूपेंद्र जी जरा जवाब दीजिए कि ऐसा दोहरे मापदंड क्यों है कि 370 हटेगी तो आज से ही लागू, और महिला आरक्षण लगेगा तो परिसीमन के बाद, और परिसीमन कब होगा ये पता नहीं। नहीं देखिए, ऐसा है राणा जी, परिसीमन का हम लोग का प्लानिंग चल रहा है, इसमें नो डाउट। हम लोग भी चाह रहे हैं कि देश में संतुलन बना रहे, और संतुलन बना करके देश को जो है यही बात तो भूपेंद्र जी अभी कही रुद्र प्रताप सिंह ने, इसकी उन्होंने चर्चा, यही तो बोला, इसकी चर्चा भूपेंद्र चल जी रही यही है। तो बोला अभी उन्होंने कहा कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि कितनी सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। हाँ राइट, हाँ वो तो डिलिमिटेशन, जब उसका डिमार्केशन होगा तब ये पता चलेगा कि कितना सीट आया। और वो जो है ना, इसके लिए आयोग का गठन होता है, आयोग का गठन होगा, उसमें जो है ना न्यायाधीश होते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग होंगे, और वहाँ स्टेट का चुनाव आयोग होंगे। तो ये तो बैठ करके उन लोगों को डिमार्क करना है कि भाई कितना है पॉपुलेशन के मुताबिक, उसके मुताबिक ही जो है ना जो भी तय होगा उसी आधार पर तो मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर 10 लाख पर एक सांसद हुआ तो बैठाएंगे कहाँ। नहीं तो उसके लिए व्यवस्था होगा ना। देखिए 2029 अभी बाकी है। देखिए हमारा देश काफी स्पीडली तरक्की कर रहा है मेरे भाई। अब कोई बड़ी चीज नहीं है सदन बनाना जो है, हम नहीं समझते हैं कि उसमें 5 साल 10 साल लग जाएगा। सदन बनाने के लिए जब हम लोग फाइनल कर लेंगे कि इसको करना है तो एकदम हो जाएगा। अभी 2 साल पहले, 1 ही साल पहले उद्घाटन हुआ था, 26 में आप परिसीमन करने वाले थे, तो उसी समय क्यों नहीं ये सोच ले रहे थे? क्या अभी इसके बाद जब 29 से चुनाव से पहले एक और संसद भवन आप बनाएंगे? देखिए समय पर तो 700 सीटें की थी, 2000 रख लेते। मैं वही कह रहा हूं ना कि अब और दूसरी चीज है, अगर परिसीमन लागू होता तो 26 में थोड़ी रहेगा, वो तो हर 10 साल के बाद वो अपने आप लागू होगा, हर साल 10 साल बाद सीटें बढ़ेंगी। तो अगर आप संसद भवन नया बना रहे थे, भाई अंग्रेजों ने थोड़ी परिसीमन समझ करके संसद भवन बनाया था, उसने तो अलग तरीका उनका था। लेकिन अगर आप नया बना रहे थे तो 2000 की क्षमता का क्यों नहीं बना लिए कि भाई कभी भी बढ़ता रहेगा तो अगले 100 साल तक के लिए हमारे पास व्यवस्था है। तो ऐसी तो व्यवस्था नहीं करी और आप कह रहे हैं कि हम परिसीमन को लेकर के गंभीर हैं। ऐसा है कि ये जो है ना, हमारी सरकार जब आई 2014 के बाद 50 साल से तो ये अंग्रेज की तरह शासन करिए रहते कांग्रेस के लोग। अब हम लोग आए हैं तो इसका कैसे अच्छा हो, देश कैसे प्रगति की ओर जाए, हमारी सम्मानित जनता को कैसे हक भूपेंद्र जी 25 साल के लिए आपने भी बढ़ाया था 2001 में, आप कैसे भूल जाते हैं? 25 साल तक जी 2025 जो 2001 में बढ़ाई गई थी वो आपने बढ़ाई थी 25 साल के लिए। हाँ उस समय बढ़ा था 2025 के लिए, 26 के लिए उन्होंने ही किया था, ऐसा नहीं है। तो अब जो है ना, हम लोग को उस समय मेजॉरिटी नहीं थी, अब हमारी मेजॉरिटी है और हमारी सरकार ये कोशिश करेगी कि इसको भी फाइनल करके जैसे 370 हटाए, जैसे जो भी हमारा देश का भला कैसे हो इसके बारे में हमारी सरकार जरूर सोचेगी मेरे भाई, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक है आलोक जी, आलोक जी क्या लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ इसमें छिपा हुआ है, इसीलिए परिसीमन पर चुप्पी है? देखिए बिल्कुल मैं बतला दूं, स्पष्ट कर दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में तो देश पर 54 लाख करोड़ कर्ज था, और आज के दिन में 261 लाख करोड़ कर्ज है भारत पर। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति पर 1,25,000 करोड़ जो जन्म ले रहा है उस पर कर्जा हो रहा है। तो सरकार की चुप्पी के पीछे मनसा यही है कि जो हम लोगों को फंड देना पड़ता है विधायकों को और सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए, तो केंद्र सरकार जो अभी है वो कर्जे में डूबाते जा रही है भारत के देश को। तो उसको लग रहा है कि अगर परिसीमन करेंगे तो ये बेतहाशा खर्च बढ़ेगा, और 5-5 करोड़ सांसद को मिलता है साल में, एमएलए को मिलता है, तो ये बहुत बड़ा बजट हो जाएगा देश का। और इस वजह से जो सत्ताधारी दल है वो चुप है, लेकिन विपक्ष को तो इस बात को उठाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष भी मौन है। इसका ये संकेत है कि वो भी सोचते हैं कि आएंगे हम सत्ता में तो कर्ज के बोझ में और डूबना पड़ेगा भारत को। ठीक है अरुण जी, ठीक है। आलोक जी आपसे भी यही सवाल है कि आप इस बात से सहमत हैं जो अरुण जी ने कहा
कि सरकार या विपक्ष इसीलिए चुप्पी साधे हुए है कि उनको पता है कि फिर कर्ज बढ़ेगा देश पर? ये हो सकता है एक सोच हो कि कर्ज बढ़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। परिसीमन तो होगा, क्योंकि एक देखिए संवैधानिक आवश्यकता है, परिसीमन तो होगा। लेकिन जैसा आप लोगों ने आशंका व्यक्त किया कि परिसीमन नहीं कराने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो आप अभी बता रहे हैं, वित्तीय कारण है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, या जैसा अभी बताया आपके साथी पत्रकार रुद्र प्रताप जी ने कि साहब वो भी एक समस्या है कि लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरों की इसमें भागीदारी हो। तो ऐसी कई सारी बातें होंगी, लेकिन इस बिल्कुल परिप्रेक्ष्य बिल्कुल। में मैं रुद्र प्रताप जी, आलोक जी, रुद्र प्रताप जी फाउंडर हैं आई युवा के। ओहो जी हाँ, जी, आप तो अपनी रुद्र बात प्रताप कंप्लीट जी कीजिए। ने जो कहा, मैं उसको और आगे ले जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिसीमन जो हमारे देश में अभी तक, मैं दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ, थोड़ी स्पष्टता भी आ जाएगी लोगों को, कि परिसीमन जो हुआ 1961 में 71 में जो हुआ, उसमें सीटें बढ़ाई गई। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो वहां 30 सीटें 20 सीटें कुछ इस तरह से बढ़ाई गई थी। अब जब 543 सीट हो गई, उस समय इसको फ्रीज कर दिया गया। अब उसके बाद एक बार परिसीमन होता है, जिसमें क्षेत्रों का परिसीमन होता है, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं होता है। एक बात और इसमें जोड़ दूं कि जो बाउंड्रीज की रीड्रॉविंग होती है, उसको भी हम डिलिमिटेशन कहते हैं। दो तरह का डिलिमिटेशन, एक बाउंड्री के आधार पर, एक पॉपुलेशन के आधार पे। तो बीच में एक चर्चा भी आई थी, और मैं भी उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मुझे जो समझ में आती है बात, कि 10 लाख के आधार पर न होकर के डिलिमिटेशन, अब इस जनसंख्या के मानदंड को बढ़ाया घटाया जाएगा, घटाया तो नहीं जाएगा, बढ़ाया जाएगा। हो सकता है 20 लाख के पॉपुलेशन पे या 25 लाख के पॉपुलेशन पे एक एमपी निर्धारित किया जाए। और इसी कारण से कहीं ना कहीं कोई राज्य जो है उसको लगता है कि यदि ऐसा हुआ तो हम तो घाटे में आ जाएंगे। तो वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें हो। और जहां तक सरकार की बात है, जो आप लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार की बात है, तो वित्तीय आकलन भी है इसमें, क्योंकि जो सरकार की मानसिकता दिखती है कि उन्होंने जो संसद को बनाया, नए संसद को, मेरे एक साथी पैनलिस्ट कह रहे हैं हम तुरंत उसको बना देंगे, जो बिल्कुल कतई संभव नहीं है। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया गया होगा। और सरकार पहले से ये मन बना चुकी है कि बहुत ज्यादा इसमें छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर साहब, आप क्या मानते हैं इससे, कि क्या सरकार पहले से मन बना चुकी है कि डिलिमिटेशन तो कराया जाएगा, लेकिन जो जनसंख्या के आधार पर सांसदों को रखने की जो प्रक्रिया है, उसकी लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा? देखिए, पहले तो हम आदरणीय रुद्र जी के बातों को पूरा समर्थन करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है या करने का, और राजनीतिक तुच्छ लाभ के लिए कहां मेरी सत्ता बने कहां नहीं बने। आपको बता दें कि बिहार में जब पंचायत का चुनाव हो रहा था, जब बढ़ा तो चुनाव में हम लोग के पंचायत में ही 2 पंचायत बना चुनाव के लिए। लेकिन यहाँ तो अपने विधायकों को और सरकार को अपनी लाभ की बात है कि कहाँ घटाव कहाँ नुकसान होगा, क्षेत्रीय दल की संख्या थी उतने बढ़ जाए। तो मंशा साफ सरकार की नहीं है, और सरकार चाहती नहीं है कि हो, इतना जल्दी होना भी नहीं है जो भाजपा की होगा, ये इतना आसान नहीं है। और 11 साल तो हो गया सरकार में, इसके पहले भी आदरणीय वाजपेयी जी का सरकार था जिन्होंने रोक लगाया। तो मंशा इन लोग की साफ नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि विपक्ष के लोग क्यों चुप है, क्षेत्रीय दल को लाभ मिलता है, विपक्ष को चुप है। रुद्र जी, मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि जो बात अभी अरुण जी ने कही कि इससे वित्तीय खर्च बढ़ेगा, शायद इसलिए राजनीतिक पार्टियां चुप हैं। नहीं, देखिए ये तो कोई बहुत अजीब सी बात होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर सांसदों की संख्या 1500 भी हो जाए और उसको आप 5 करोड़ से गुणा कर दीजिए, तो भारत के बजट के लिए कुछ भी नहीं होता है। उतने तो ज्यादा बड़े बड़े लोगों के, मंत्रियों के खर्चे हैं साल के, जो घूमने टहलने के। तो ये तो खर्चे के, क्योंकि भारत सरकार का बजट इतना बड़ा है कि इसमें ये कोई चीज मायने ही नहीं रखती है। सवाल सबसे बड़ा देखिए है इच्छा शक्ति की, जो हम बार बार जिस बारे में बात कर रहे हैं कि ये दक्षिण और उत्तर की लड़ाई है ही नहीं, इसको जानबूझ के इस तरह से बताया जा रहा है कि ये दक्षिण और उत्तर की लड़ाई है। हम कह रहे हैं अगर दक्षिण उत्तर की लड़ाई होती तो उत्तर के नेता चुप क्यों हैं? उत्तर के नेता एक शब्द बोल करके दिखा दें इस पे। और मैं आज से नहीं कह रहा हूं,
मैं 1976 के बाद से परिसीमन पे किसी का भी एक बयान आप दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि इस देश की राजनीति परिसीमन पे गंभीर है। भाई परिसीमन में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? जो लोग राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं उन्हीं की अगर सीटें बढ़ती, चाहे वो 10 बढ़ती, 20 बढ़ती, 50 बढ़ती, फायदा उन्हीं को होता। लेकिन उनके शब्द एक शब्द नहीं है। उत्तर के जो सारे राज्य बिहार हैं, में कुर्ता फाड़कर टिकट मैंने मांगने क्या की कहा कि जरूरत नहीं आज पड़ती। के डेट में चुनावी टिकट के लिए क्या क्या हो रहा है इस देश में किसी से छुपा नहीं है। हाँ। लेकिन अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो उनको तो खुद ब खुद मौका मिल जाता है, सीटें बढ़ती हैं, लेकिन वो भी नहीं बोल रहे हैं। और जो उत्तर की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर का एक नेता, और आज से नहीं मैं कह रहा हूं, आज के डिबेट के बाद की बात कह रहा हूं कि आप आने वाले समय में भी जो क्षेत्रीय दल हैं जो अपने क्षेत्र के बाहर की राजनीति नहीं कर रहे हैं, या जो उत्तर के मुख्यमंत्री हैं, मैंने क्या कहा कि दक्षिण आगे हमसे क्यों है? हाँ। उन्होंने जनसंख्या भी नियंत्रित किया है, वो हमसे ज्यादा डेवलप भी हैं, उनकी इकोनॉमी भी हमसे बेहतर है। क्यों है? क्योंकि आज आपने बताया ना कि उनके जो नेता हैं उन्होंने आंकड़े के साथ बता दिया कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो मेरी इतनी सीटों का नुकसान है। और उत्तर भारत का वही नेता एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो राजनीतिक कितनी महत्वाकांक्षा अपने तरफ के लोगों और की मैं है। ये और समझना चाहता हूं कि अगर सरकार ने जिस तरह से नया संसद बनाया और उसमें 700 कुछ सीटें रखी, यानी कि परिसीमन को लेकर तो वो समझ में आ रहा था, लेकिन जिस तरह से परिसीमन होना चाहिए उस तरह से उसमें स्पेस नहीं दिया गया। तो अगर 20 लाख पर एक सांसद रखा जाता है तो इसमें तो फिर सच में साउथ के जितने भी राज्य हैं उन्हें नुकसान होगा। देखिए राणा जी, मैं उससे अलग एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं कि 20 लाख की, हम क्यों बात कर रहे हैं 20 लाख की? हम ये अपना अंदाजा क्यों लगा रहे हैं? भाई हम पहले ही ज्यादा हैं। अगर पूरे विश्व से हम अपनी तुलना करते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या में अमेरिका में 6 लाख की संख्या पे एक सांसद होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हाँ। उसके सिवा हर देश का, जो अगर हम विकसित देशों के आंकड़े उठाते हैं तो वहां 1.5 से 2 लाख की संख्या पे एक सांसद होते हैं। हम पहले से तैयार हैं 20 लाख को लेकर के। आप ये सोचिए हम कितनी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे ये हैं। सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि भूपेंद्र जी ने यही कहा नहीं, कि हम इसको बढ़ाएंगे, 20 कर देंगे 10 की जगह। मैं वही कहना चाह रहा हूं ना। आप विकसित भारत की, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैंने बार बार क्या कहा कि इस देश में राष्ट्रपति होते हैं। हाँ। एक जगह राष्ट्रपति शासन लग जाता है, पूरे देश में हल्ला मचता है। राष्ट्रपति भी तो संवैधानिक पद पे है ना। हाँ जी। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता के चुने गए प्रतिनिधि और उसके बाद सरकार। अगर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही आपके बीच नहीं है, आप 10 को 20 कर रहे हैं। 10 ही की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ। 10 लाख पर अगर एक सांसद होता है, ये संख्या बहुत ज्यादा है, और हम 20 लाख पे पहले से कन्विंस हो जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, जरा बताइए। और जब आप बाकी चीजों की बात कर रहे हैं कि देश में इतने पुलिस होने चाहिए, इतने ये होने चाहिए, उनकी बातें आप कब कर पाएंगे जब आप संविधान में जो लाइनें लिखी गई हैं ये संवैधानिक है, इस पर रोक लगाई गई है। संविधान में इसका प्रावधान क्यों डाला गया था? हम इसको भूल जा रहे हैं कि जिसके लिए ये किया गया था। जब आप अभी जैसे बताया गया क्षेत्र बदलता है। हाँ। क्षेत्र बदलने का सिद्धांत परिसीमन में नहीं है। जैसे ही सीट बढ़ेगी वैसे क्षेत्र अपने से बदलता है, कंपलसरी है। इस वजह से क्षेत्र बदलता है। केवल उसका आधार जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी और जैसे सीटें बढ़ेंगी एडजस्टमेंट तो उतने क्षेत्रफल में होगा, तो वो क्षेत्र बदल जाता है। ये इसीलिए दिया गया था कि नए लोगों को राजनीति में मौका मिले, हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व रहे, संसद में, विधानसभा में उनकी आवाज उठे, इसलिए दिया गया था। ये कोई मजाक का विषय नहीं है कि आप अपने हिसाब से 20 कर दीजिए, अपने हिसाब से 25 कर दीजिए, उस हिसाब से देश में 3 प्रधानमंत्री कर दीजिए। ये कोई मतलब। और एक और चीज समझिए जो सबसे बड़ी चीज है। हाँ। लिमिटेशन होती है कि कितने मंत्रिमंडल आप बना सकते हैं, मंत्री की संख्या कितनी होती है। जब आपके पास वो लिमिटेशन है और आपकी संख्या फ्रीज है तो आप नए मंत्रालय कैसे बना पाएंगे? हाँ। इससे देश को कितना नुकसान होगा। अगर संख्या बढ़ेगी तो मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वो भी संवैधानिक है। हाँ। एक चीज को कितने चीजों के साथ जोड़ के रखा गया था। हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो ऐसे थोड़ी थे, सर्वसम्मत से इस देश का संविधान बनाया गया था। उन्होंने इसी चीज को लेकर के कहा था कि चीजें कंट्रोल में ना हो। आज आप एक बार बताइए, जातिगत समीकरण आपके फिक्स हैं। हाँ। आप उसी हिसाब से आप वोटर लिस्ट निकालते हैं और देख लेते हैं किस जगह किस जाति के वोट हैं। परिसीमन होता तो हर साल एरिया बदल जाता, हर साल नए लोग आते, हर साल नए चेहरे आपको संसद में दिखाई देते। तो इसको इस आधार पर नहीं देखना चाहिए कि देश में खर्चे बढ़ रहे हैं या इसकी संख्या 20 लाख कर दिया। क्यों कर दिया जाए भाई 20 लाख? हाँ। 10 लाख ही हमारे लिए ज्यादा हैं। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो हम किससे सीख रहे हैं भाई? यूरोप से आप सीख लीजिए। 1.5 लाख की संख्या पर उनके पास एक सांसद है।
आप 1.5 लाख की संख्या पर करने की स्थिति में, आप 20 लाख की संख्या पर करके आपको विश्व गुरु बनना है। जनता की आवाज अगर नहीं पहुंच पाएगी, क्यों लोग इस बात को चिल्ला रहे हैं कि अधिकारियों का दबदबा बढ़ रहा है? तो सवाल यह है कि आप पहले से कन्विंस हैं। हाँ। हम कोई किसी को कुछ बता नहीं रहा है कि संख्या 20 पे है, 10 पे है, 5 पे, 8 पे है। हम पहले से इसके कन्विंस हैं। हम अपने पहले से, मैंने क्या कहा, केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसकी रोक को आगे नहीं बढ़ाना है। हाँ। परिसीमन आयोग बनेगा, अपनी सिफारिशें देगा, उस हिसाब से लागू हो जाएगा। ये छोटा सा काम आप कर नहीं पा रहे हैं। आप पहले से तैयारी कर रहे हैं कि 20 पे, 10 पे, 18 पे। विकसित भारत को लेकर ढोल बतेरे पीटे जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि विकसित भारत की हवा भी आप ही निकाल रहे हैं। नहीं, आप देखिएगा, विकसित भारत तो ये होकर रहेगा। हमारा मिशन है 2047, तो टाइम हमारे आदरणीय मोदी जी एकदम फिक्स कर दिए हैं कि विकसित भारत हम लोग उस समय तक एकदम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कैसे 20 लाख पर एक सांसद रखें? परिसीमन सुने, 20 के अभी तो 30 पर है। हाँ, अभी तो 30 पर है, लेकिन जो अभी आगे की संभावना है उसमें भी 20 रख रहे हैं आप, तो ऐसे विकसित भारत बनाएंगे? परिसीमन, एकदम परिसीमन होगा मेरे भाई, और हम ही लोग के शासन सत्ता में होगा। इसमें थोड़ा भी धैर्य रखिए, एकदम समय आ रहा है, आपका काम एकदम पूरा होगा। पूरे कितनी देश की जनसंख्या पर एक जनता को सांसद? कैसे भूपेंद्र जी, सुनी? कितनी जनसंख्या ऐसा पर एक है, सांसद? ये तो हमारे सदन के जो हमारे नेता हैं वो लोग फिक्स करेंगे। हमारी पार्टी का आला कमान ये फिक्स करेगा, क्योंकि हम कोई सदन के नेता हैं नहीं। ठीक है सुधीर साहब, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ठीक है भूपेंद्र जी, समय भी कम है। सुधीर साहब, क्या लगता है कि ऐसे ही विकसित भारत बनेगा? एकदम संभव नहीं है, ऐसे विकसित भारत नहीं बनेगा। कैसे सत्ता में बने रहे उसी का यंत्र करके अपना बना रहना, और जो संवैधानिक कार्य है उसको करने के लिए कोई समय नहीं। तो इस आधार पर देखिए, जब संख्या घटता तो उतने एमपी बढ़ते, एमएलए बढ़ते, तो उनको कार्य करने का क्षमता भी बढ़ता, जनता का भी उसमें लाभ होता। लेकिन यहाँ तो सत्ता में कैसे बना रहना, यह नब्ज पकड़े हुए हैं। ठीक है अरुण साहब, नहीं इनका कहना जायज। हाँ नहीं भूपेंद्र जी, लोटूंगा, समय भी कम है। अरुण साहब, लास्ट कमेंट दीजिए जरा। हाँ, कैसे बनेगा विकसित भारत 20 लाख की संख्या पर एक सांसद रखकर? बिल्कुल जो है, ये तो वही बात हुआ कि मैंने भाषण दे रहे हैं, जुमला दे रहे हैं और देश को उल्टा ले जा रहे हैं। 261 लाख करोड़ कर्ज में भारत डूबते जा रहा है। दूसरे तरफ कह रहे हैं कि 10 लाख के जगह पर 20 लाख पर एक सांसद देंगे। तो हम जो संविधान के प्रियम्बुल में जो वादा किया है कि देश के हर नागरिक को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, समता का अधिकार देंगे, ये आप कैसे पूरा करेंगे जब आप सांसद बनाने में सक्षम नहीं है, लिमिटेशन करने में सक्षम नहीं है? तो इतना बिजनेस लग रहा है छोटा सा काम के लिए, तो ये देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? लास्ट कमेंट आपसे कि आपको क्या लगता है कि कौन से राजनीतिक स्वार्थ छिपे हैं जिसकी वजह से परिसीमन पर रोक लगी हुई है और अभी भी बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही है? देखिए, इसका सीधा सा जब रोक लगाई गई थी उस समय भी यही आधार था कि राजनीति पे कुछ लोगों का कब्जा हो जाए, जो आज दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्रीय दल आप देखेंगे, हर प्रदेश में कुछ क्षेत्रीय दल हैं जिनके दूसरे तीसरे जनरेशन के लोग राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पर राजनीति चल रही है। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जैसे जो मेरी आशंका है कि अगर 26 में रोक को बढ़ा करके 51 तक कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र में कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि सारे समीकरण फिक्स रहेंगे। कुछ गिने चुने, आज भी देख लीजिए कि देश की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो परिवारवाद का बोलबाला है। कुछ लोग हैं जो बार बार चुने जा रहे हैं। आम आदमी का प्रतिनिधित्व नहीं है, आम आदमी का इंटरेस्ट भी नहीं राजनीति में, क्योंकि वो लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो इसी के तहत इसको लगाया गया था और उसी के तहत आज भी इस पे काम किया जा रहा है, जिस पे लोगों की चुप्पी है। लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आगे बढ़ाया जाता तो मैं भूपेंद्र जी से कह रहा हूं कि अगर साउथ और नॉर्थ की लड़ाई है, एक बार संसद में इस पर चर्चा करा दीजिए। पूरा देश को भी तो जानना चाहिए कि साउथ की लड़ाई और नॉर्थ की लड़ाई क्या है, सब क्लियर हो जाए। तो एक बार संसद में इतने बड़े मुद्दे पर एक बार चर्चा हो जाए, पूरे देश के सामने सच्चाई आ जाए, जो भी सही होता है, उचित होता है, वो कार्य किए। लेकिन एक बार चर्चा तो कम से कम करवा लीजिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, आलोक जी आपका भी शुक्रिया, रुद्र प्रताप जी आपका भी शुक्रिया, अरुण जी आपका भी शुक्रिया और सुधीर ओझा जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन परिसीमन जरूरी है, उसके बाद भी राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है। क्या राजनीतिक स्वार्थ लोकतंत्र से बड़ा हो गया है? और यह सवाल महुआ खबर आपके लिए छोड़कर जा रहा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।